Assalamualaikum guys, welcome back. So today I'm gonna discuss about anxiety. We will also discuss about में pharmacology of anxiolytic drugs. So let's begin. सबसे पहले हम एनजाइटी का मतलब समझते हैं. एनजाइटी किसे कहते हैं? एनजाइटी जब भी हमें अनईजीनेस फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, कोई हमें टेंशन होना शुरू हो जाती है, फियर आना शुरू हो जाता है, या फिर कोई वरी होती है, मतलब किसी भी बात से हम परेशान हो जाते हैं, और या फिर हमारे जब एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं या फिर हमारा रिज़ल्ट आना होता है, तो जिसकी वजह से हमारे अंदर एक अजीब सी एनजाइटी आना शुरू हो जाती है. मतलब हमें डर सा रहता है कि अब एग्ज़ाम हमारे अच्छे भी हों, लेकिन हमें डर फिर भी रहता है कि रिज़ल्ट आना है. इस तरह की एनजाइटी, ये एग्ज़ाम्स वगैरह ये छोटे हम डेली लाइफ में फ़ेस करते हैं, जैसे हम लेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इस तरह करके ये शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन ये फ़ौरन ही ख़त्म भी हो जाती है. लेकिन यही एनजाइटी अगर लॉन्ग टर्म में आनी शुरू हो जाए, जैसे कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, वो थोड़ी सी भी हाइट पे होंगे और उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है, या फिर कुछ लोगों को फिर स्नेक वगैरह से फोबियाज़ वगैरह होते हैं. जब इस तरह की लॉन्ग टर्म में एक टेंशन दिमाग के अंदर चल रही हो, तो फिर वो एनजाइटी कॉज करती है फॉर लॉन्ग टर्म. तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम एंजियोलिटिक ड्रग लेके उसके फिर ट्रीट कर सकते हैं. जब हमें एनजाइटी होती है तो कुछ सिम्टम्स हमें अपीयर होते हैं हमारी बॉडी में, तो इसे हम वो सिम्टम्स हैं टैकीकार्डिया. टैकीकार्डिया में ये होता है कि हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, हम कांपने लगते हैं. ये इस तरह से भी होता है जब हम प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे होते हैं, या बहुत सोशल एक्टिविटी में जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो कई दफ़ा स्टार्टिंग में हमें एक अजीब सी एनजाइटी होना शुरू हो जाती है, हमारी आवाज़ थोड़ी कांपने लगती है. तो इस तरह के भी जो हमें सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, या फिर हमारी जीआईटी मोटेलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है. ये सारे सिम्टम्स हमें एनजाइटी में नज़र आते हैं. अच्छा, जब भी हमने किसी को चेक करना कोई से एनजाइटी है या नहीं है. अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोलिटिक ड्रग्स है. क्लासिफिकेशन हम इसमें 3 तरह से क्लासीफाई करेंगे: लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग. शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएगा ट्राइएज़ोलाम, मिडाज़ोलाम. इसका इफेक्ट 3 to 8 आवर्स के लिए रहता है. इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है अल्प्राज़ोलाम, जिसे हम जेनेक्स यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं. लोराज़ेपाम है, 10 to 20 आवर्स इसका इफेक्ट रहता है. फिर लॉन्ग एक्टिंग फ्लोराज़ेपाम है, डायाज़ेपाम है, इसका इफेक्ट 1 to 3 डेज़ के लिए. ये लॉन्ग एक्टिंग है, इसका इफेक्ट ज़्यादा देर के लिए रहता है. इसके बाद हम आते हैं कि जब भी ये एंजियोलिटिक ड्रग्स हम लेंगे, तो इसका जो रिसेप्टर होगा वो इसका रिसेप्टर का नाम है गाबा रिसेप्टर. गाबा रिसेप्टर के 2 टाइप्स होते हैं. गाबा ए होता है, गाबा बी होता है. गाबा ए जो होता है वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू परफॉर्म अपना मैकेनिज्म कर रहा होता है, और जो गाबा बी है वो प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू. लाइगेंड गेटेड आयन चैनल में क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होता है, और जो गाबा है इसमें गाबा बी है उसमें पोटेशियम का इन्फ्लक्स होता है, और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में ये वाला मैकेनिज्म यूज़ होता है. लेकिन अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे, हमारा कंसर्न गाबा ए से है, क्योंकि अभी हम बेंजोडायज़ेपिन्स वगैरह वाली एंजियोलिटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद आता है गाबा के जो स्ट्रक्चर है वो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके 5 सब यूनिट्स वगैरह होते हैं, तो 5 सब यूनिट्स होते हैं. अच्छा, बेंजोडायज़ेपिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें बेंजीन रिंग होते हैं और बेंजोडायज़ेपिन रिंग होती है. ये मैंने गाबा का स्ट्रक्चर बताया. अच्छा, बेंजोडायज़ेपिन जब हमारी बाइंड होती है अल्फ़ा और गैमा रिसेप्टर साइड पे, जैसे ये अल्फ़ा बीटा गैमा ये सारे रिसेप्टर की रिसेप्टर की सब यूनिट हैं, तो इसमें जो बेंजोडायज़ेपिन है वो अल्फ़ा और गैमा की दरमियान जो साइट होगी वहाँ पे जाके बाइंड होंगे. जब बेंजोडायज़ेपिन बाइंड होता है यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स ज़्यादा होना शुरू हो जाए. मतलब ये क्लोराइड आयन है, ये ओवरव्यू है इस रिसेप्टर का, मतलब ऊपर वाली साइड से पिक्चर ली हुई है, तो क्लोराइड आयन का फ्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है जब भी हम बेंजोडायज़ेपिन ड्रग लेंगे. ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे परफॉर्म होता है बेंजोडायज़ेपिन का. बेंजोडायज़ेपिन बाइंड एट स्पेसिफिक साइट एट गाबा है, मतलब कि बेंजोडायज़ेपिन एक स्पेसिफिक साइट पे बाइंड होती है, मतलब अल्फ़ा और गैमा के दरमियान में बाइंड होती है. जब ये बाइंड होती है तो इसकी वजह से इन्हेंस रिसेप्टर अफिनिटी फॉर गाबा ए, इन्हेंस रिसेप्टर अफिनिटी ऑफ गाबा फॉर गाबा बाइंडिंग साइट. अच्छा, जब ये बाइंड हो जाता है तो इसका जो अफिनिटी है, गाबा की अफिनिटी है, वो गाबा की बाइंडिंग साइट के लिए इन्हेंस हो जाती है. मतलब गाबा की अफिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है जब हम बेंजोडायज़ेपिन ड्रग लेते हैं, क्योंकि गाबा भी क्लोराइड आयन को ही फ्लो कर रहा होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, लेकिन ये है कि उसकी अफिनिटी थोड़ी कम होती है. लेकिन जब बेंजोडायज़ेपिन ड्रग लेते हैं तो इसका क्लोराइड के आयन और ज़्यादा तेज़ी से उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, चैनल्स के थ्रू और ज़्यादा क्लोराइड आयन फ्लो करते हैं. जब ये बाइंडिंग साइड पे बाइंड हो जाता है तो फिर इंक्रीज एफिनिटी ऑफ क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग, वही बात है कि वो इंक्रीज़ उसकी एफिनिटी हो जाती है क्लोराइड चैनल की. उसके बाद हमारी जो मेम्ब्रेन के अंदर क्लोराइड आयन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होती है.
हाइपरपोलराइजेशन जब हमारी मेम्ब्रेन में होती है तो उसकी वजह से साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो होती है, मतलब कि जो हमारे नर्व इम्पल्स जो फ्लो कर रही होती है वो उसकी साइनेप्टिक उसकी ट्रांसमिशन रिड्यूस हो जाती है। अब हम इसके पढ़ेंगे यूजेस क्या हैं। जब भी हम बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग्स लेंगे तो उसके हमें यूजेस क्या प्रोड्यूस होंगे, इंडिकेशन क्या है। यूजेस में आता है रिडक्शन ऑफ एंजाइटी, मतलब कि ये हम रिडक्शन हो इसकी एंजाइटी इससे कम हो जाती है जब भी हम बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग लेंगे। फिर ये सीडेटिव, इसका बेंजोडाइजेपिन का एक सीडेटिव इफेक्ट होता है। सीडेटिव इफेक्ट में ये होता है कि हमारी मेंटल एक्टिविटी तो डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन इससे हमें कामनेस प्रोवाइड होती है और हमें स्लीप इंड्यूस नहीं होती, लेकिन कामनेस प्रोवाइड होती है, प्रोड्यूस होती है। और हिप्नोटिक एक्शन में ये होता है कि इसमें हमारी मेंटल एक्टिविटी इसमें भी रिड्यूस होती है, लेकिन इसमें स्लीप इंड्यूस भी ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें स्लीप इंड्यूस नहीं होती, इसमें स्लीप इंड्यूस हो जाती है। एमनीजिया, इसमें टेम्परेरी इम्पेयरमेंट मेमोरी हो जाती है। जब भी हम डॉक्टर वगैरह के पास जाएँ, मेडिकल डेंटल के पास जाएँ, तो वो हमें जब हम हमारा ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें ड्रग एक प्रोवाइड करता है ताकि वो हमारी जो मेमोरी होती है वो इम्पेयरमेंट हो जाती है, मतलब हमें पेन वगैरह की फीलिंग्स नहीं आ रही होती जब वो हमारे टीथ वगैरह को ट्रीट कर रहे होते हैं। एंटी कन्वल्सेंट भी इसका इफेक्ट होता है। एंटी कन्वल्सेंट मतलब कि ये हमारे एपिलेप्सी वगैरह में हम जाके इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका बेंजोडाइजेपिन का एक एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट भी होता है। और साथ ही मसल रिलैक्सेंट होता है, क्योंकि ये स्लीप को इंड्यूस करवाते हैं। तो स्लीप इंड्यूस तब भी होती है जब हमारे मसल रिलैक्स होना, जब भी हम सोते हैं तो हमारे मसल रिलैक्स होते हैं। तो इसी वजह से जब हमें सीडेटिव और हिप्नोटिक वगैरह ड्रग लेंगे और उसका जो इफेक्ट आएगा वो मसल रिलैक्सेंट भी प्रोड्यूस करेगा। साथ ही ये ट्रीट करता है इंसोम्निया को। इंसोम्निया होता है लैक ऑफ स्लीप। जब हम एंजियोलिटिक ड्रग देंगे तो उसकी वजह से हमारी स्लीप भी मेंटेन होना शुरू हो जाती है, मतलब हमें स्लीप ज़्यादा आएगी। तो ये था मेरा छोटा सा एक टॉपिक एंजियोलिटिक ड्रग के बारे में। इसे मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया क्योंकि ये पॉइंट्स में होता है, इसे याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे वो फिर ज़्यादा भूल जाता है। थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा देर के लिए याद रहता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मुझे कोई भी नेक्स्ट टॉपिक रिकमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मेडिकल फील्ड के अकॉर्डिंग, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। सो stay tuned with me guys, keep supporting me, make sure to subscribe my